ड्रामा की शुरुआत शाह नाम की एक लड़की से होती है जिसके पेरेंट्स बिल्कुल भी नॉर्मल पेरेंट्स नहीं है। शाह की माँ एक तंदाश टाइप की वुमेन है जो कि जिंदगी अपने हिसाब से जीती है और उसके डैड का पास भी काफी बदमाश रहा है। यंग एज में वो फाइट्स और इलीगल एक्टिविटीज में पढ़ चुके थे और जेल तक जा चुके थे। और सबसे फनी बात यह है कि शाह के पेरेंट्स ने कभी उसकी परवरिश एक नॉर्मल तरीके से नहीं की। जब शाह छोटी थी तो उसके पेरेंट्स को उसकी पढ़ाई या स्कूल की कोई खास फिक्र नहीं थी। उन्हें लगता था कि बच्ची अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए। लेकिन एक दिन जब शाह 6th ग्रेड में पहुंचती है तब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी स्कूल में कुछ ज्यादा ही सीरियस है। शाह की अटेंडेंस 100% होती है और उसके मार्क्स भी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं। मैथ्स में 100, इंग्लिश में 99 और लिटरेचर में 98। ये देखकर उसके पेरेंट्स को खुशी होने के बजाय एक अलग ही टेंशन आ जाती है। उन्हें लगता है हमसे गलती से कोई दूसरा बच्चा तो नहीं घर आ गया है, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बेटी को स्कूल बंक करना चाहिए, फाइट्स करनी चाहिए और थोड़ा बदमाश होना चाहिए था। लेकिन शाह तो बिल्कुल ही अपोजिट होती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो तुम मुझे अभी सच सच बताना। वो उससे पूछते हैं कि क्या स्कूल में तुम्हें कोई बुली करता है, तो शाह कहती है कि नहीं। फिर पूछते हैं कि तुमसे कोई प्रोटेक्शन मनी लेता है, तो शाह फिर भी कहती है कि नहीं। तो आखिर में वो पूछते हैं कि तुम क्लास बंक क्यों नहीं करती, तो शाह का सिंपल सा जवाब होता है कि क्योंकि मुझे स्कूल जाना पसंद है। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि उनकी बेटी इतनी सीधी और पढ़ाकू कैसे बन गई। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि शायद शाह को थोड़ा बदमाश बनाना चाहिए, इसलिए उसके डैड उसे टैटू पार्लर तक लेके जाते हैं। वहाँ वो शाह को कहते हैं कि तुम अपने पसंद का टैटू चूज करो, लेकिन शाह तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ अभी 12 साल की है। उसके डैड को ये समझ नहीं आता कि इतनी छोटी एज में टैटू करवाना उससे गलत क्यों लग रहा है। फिर शाह की माँ उसे पूल खेलने के लिए लेकर जाती है, लेकिन शाह कहती है कि उसे होमवर्क करना है। अब तो उसके पेरेंट्स को और भी डाउट होने लगता है कि उनकी बेटी को पूल, फाइट्स और मस्ती से ज्यादा होमवर्क इम्पोर्टेंट लग रहा था। लेकिन तब शाह अपनी मॉम को एक ऐसी बात बताती है जो उन्हें कन्विंस कर देती है। वो उन्हें बताती है कि स्कूल में फर्स्ट आने पर स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप की प्राइज मनी होती है $3000 पर सेमेस्टर। ये सुनते ही उसकी मॉम मान जाती है और कहती है कि कीप इट अप। मतलब अब उसके पेरेंट्स को फाइनली समझ आ जाता है कि शाह को बदमाश बनाने से बेटर है कि उसकी पढ़ाई से ही उसे पैसे कमाने दिए जाए। फिर उसके बाद शाह के पेरेंट्स उसे बदमाश बनाने का प्लान छोड़ देते, लेकिन उनका शाह को केयर करने का तरीका फिर भी बिल्कुल यूनिक रहता है। फिर शाह की मिडिल स्कूल स्टार्ट हो जाती है और मिडिल स्कूल आने पर भी शाह के डैड उसे कहते हैं कि अगर स्कूल में कोई भी उसे बुली करे तो उन्हें फोन करना। लेकिन शाह ये जानती होती है कि अगर उसके डैड किसी से फाइट करेंगे तो पुलिस केस हो सकता है और इससे फिर उसकी स्कूल रिकमेंडेशन भी अफेक्ट हो सकती है, इसलिए वो अपने डैड को क्लियरली मना कर देती है। इसी बीच फिर शाह अपने नए स्कूल में जाती है। शाह जब क्लास में आती है तो वहाँ कुछ स्टूडेंट उसके डैड के बारे में बातें करते हैं। उन्हें पता होता है कि शाह के डैड का पास क्रिमिनल टाइप रहा है और वो पहले फाइट्स किया करते थे। शाह उनकी सारी गॉसिपिंग सुनती है पर वो इन बातों को इग्नोर करती है। फिर शाह की बातचीत क्लास की मॉनिटर से होती है जो कि धीरे धीरे उसकी फ्रेंड बन जाती है। फिर धीरे धीरे स्कूल में 1 महीना हो जाता है और पहले एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो रहे होते हैं कि शाह फर्स्ट आई है। शाह पढ़ाई में इतनी ब्रिलियंट होती है कि उसके स्कूल में उसके टीचर्स भी उसे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उसे ऑफिस में बुलाकर उसकी तारीफ करती है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे, लेकिन टीचर को एक कंसर्न होता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या शाह के घर पे पढ़ाई का प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो शाह इस पर बस हाँ कह देती है। एक्चुअली उसके घर पर कोई ट्यूटर नहीं है, शाह खुद ही पढ़ाई करती है। फिर सैटरडे को उसकी फ्रेंड उसे लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी के लिए बुलाती है। वहाँ सब स्टूडेंट को रियलाइज होता है कि शाह के नोट्स कितने ज्यादा नीट है और वो डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व कर लेती है। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या उसके घर पे कोई ट्यूटर है, तो शाह कहती है कि नहीं, और ये बात उसकी इंटेलिजेंस को और भी इम्प्रेसिव बना देती है। टाइम ऐसे ही निकलता रहता है। मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में शाह सिटी में 3rd रैंक लाती है, लेकिन शाह 3rd रैंक आने से खुश नहीं होती। उसे पता होता है कि अगर उसने एक मैथ्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एक्स्ट्रा स्टेप में ना लिखा होता तो वो फर्स्ट आ सकती थी। वो अपने डैड को इस बारे में सब बता रही होती है, तो उसके डैड फिर पूछते हैं कि फर्स्ट कौन आया, तो शाह बताती है कि एक लड़का जिसका नाम लू है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या मैं उसके बारे में पता लगाऊं, कहीं उसने चीट तो नहीं किया होगा। तो शाह कहती है कि डैड ये सिटी वाइड एग्जाम था, इसलिए चीटिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। यानी शाह सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि फेयर भी होती है। फिर कुछ टाइम बाद स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली होती है और शाह अपने पेरेंट्स को पहले ही याद दिला देती है कि इस बार उन्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले वो दोनों अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग छोड़कर गेम खेलने चले जाते थे। इस बार शाह की मॉम
स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए पहुंचती है। टीचर जब फाइनल ग्रेड्स अनाउंस कर दे तो बताती है कि शाओ फर्स्ट प्लेस पर है और वो सिटी में भी थर्ड आई है। टीचर्स भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन शाओ के पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कि उनकी बेटी इतनी ब्रिलियंट कैसे बन गई। तो यहाँ पर शाओ की इतनी तारीफें सुनकर सभी शाओ की मॉम को देख रहे होते हैं और एक लेडी तो यहाँ पर शाओ की मॉम से इस बारे में पूछने लगती है कि उनकी बेटी को क्या कोई ट्यूटर पढ़ाता है, वो इतनी इंटेलिजेंट कैसे। तो शाओ की मॉम बताती है कि घर पर तो वो खुद से पढ़ाई करती है और एक बार उन्होंने उसे बालकनी में रात को स्टार्स देखते हुए देखा था। उन्हें लगा था कि शाओ बस टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन एक्चुअली शाओ फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन नोट्स बना रही थी। यानी जिस बच्ची को उसके पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया, वो अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से खुद ही सीखती जा रही थी। अब यहाँ शाओ की मॉम की बातें सुनकर वो लेडी भी शॉक रह जाती है। टीचर कहती है कि मीटिंग अब खत्म हो रही है तो सभी जा सकते हैं। तो शाओ की मॉम तो सबसे पहले यहाँ से निकल रही होती है और वो टीचर को कहते भी जाती है कि अगली बार की पेरेंट्स मीटिंग के लिए वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि उन्हें गेम खेलने जाना रहेगा। फिर घर आने पर शाओ के डैड उसकी मॉम से इस बारे में पूछती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैसी गई। तो फिर वो बताती है कि वो फर्स्ट आई है। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को बुलाता हूँ और हम लोग एक बड़ी डिनर पार्टी रखते हैं। मॉम मान जाती है, कहती है कि फिर शाओ को भी उसमें बुला लेते हैं। तो डैड कहते हैं कि नहीं, वो तो नहीं आएगी, वो पक्का अपना होमवर्क करने में बिजी रहेगी। वो दोनों फिर शाओ के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। शाओ के पेरेंट्स एक परफेक्ट पेरेंट तो नहीं होते, लेकिन उन्होंने उसे कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं दिया, ना कोई एक्सपेंसिव ट्यूटर लगाया, ना ही हर वक्त उस पर प्रेशर डाला, लेकिन उन्होंने उसे अपनी मर्जी से ग्रो करने की फ्रीडम दी। और ये चीज शाओ को भी रियलाइज हो जाती है कि वो धीरे धीरे वही इंसान बन गई है जो वो खुद बनना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे शाओ एकेडमिकली सक्सेसफुल होती जाती है, उसके लिए प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर उसे टारगेट करने लगते हैं। एक दिन शाओ को उसकी डेस्क पर इंसल्टिंग नोट्स मिलते हैं जिस पर लिखा होता है कि एक बदमाश आदमी की बेटी हमारी क्लास से निकल जाओ, तुम हमारी क्लास में रहना डिजर्व नहीं करती। शाओ ये नोट्स को पढ़ कर भी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर फिर उसे बार बार वो नोट्स उसके बैग में भी मिलते हैं और उसकी डेस्क में से फिर एक मरा हुआ चूहा नीचे गिरता है, जिसे देखकर पूरी क्लास वाले शॉक रह जाते हैं। फिर टीचर भी इस इंसिडेंट को सीरियस बुलिंग मानते हैं और कल्प्रिट को ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन शाओ फिर भी कहती है कि वो खुद हैंडल कर सकती है। उसकी फ्रेंड से समझाती है कि हर प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, फ्रेंड्स इसलिए होते हैं कि एक दूसरे की हेल्प कर सके। इस बीच फिर शाओ को पता चलता है कि ये नोट्स किसने लिखे थे। उस स्टूडेंट का नाम जेसन होता है और इंटरेस्टिंगली जेसन एकेडमिक्स में शाओ से पीछे होता है। शाओ उसके बारे में जानने के बाद भी डिसाइड करती है कि वो जेसन से डायरेक्टली फाइट नहीं करेगी, इंस्टेड वो अपनी एबिलिटी से उसे आंसर देगी। फिर कुछ ही टाइम बाद शाओ को सिटी लेवल मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है। स्कूल नॉर्मली उसे कंपटीशन में भेजने वाला नहीं था, लेकिन उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथ स्किल्स को देखकर उसके लिए स्पेशल एक्सेप्शन बनाया जाता है। फिर शाओ कंपटीशन में जाती है और वहाँ वो सबको शॉक कर देती है। वो सिटी मैथ्स कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस अचीव करती है और सबसे अमेजिंग बात, उसका स्कोर परफेक्ट होता है। अब तो शाओ को सिटी लेवल कंपटीशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया जाता है और शाओ के टीचर को कॉल्स पे कॉल आ रहे होते हैं गुड न्यूज के लिए। टीचर शाओ को बताते हैं कि स्कूल उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज करना चाहता है, लेकिन शाओ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो बचपन से ही खुद ही अपना लर्निंग सिस्टम डेवलप कर रही होती है। वो टीचर को अपने नोट्स सिखाती है, तो टीचर उसकी नोटबुक्स देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि शाओ ने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम 4th ग्रेड से ही खुद ही डेवलप कर लिया है। उसे और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। शाओ का ड्रीम भी बहुत क्लियर होता है, वो फ्यूचर में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहती है और एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहती है, जिसके बारे में उसने सोच के रखी है। तो टीचर भी उसे कहते हैं कि उन्हें उस पर यकीन है कि वो ये ड्रीम जरूर अचीव कर पाएगी। फिर शाओ जब टीचर के ऑफिस से बाहर आती है तो यहाँ पर उसकी क्लास मॉनिटर उसका इंतजार कर रही होती है और वो उसे कहने लगती है आज की कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ रही थी, लेकिन फिर मैं तुमसे हार गई। जिस लड़की ने कभी ट्यूटर से पढ़ाई नहीं करी, इसलिए वो शाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो शाओ भी उसे रिटर्न में कहती है कि तुम भी अमेजिंग बनोगी। तो कहती है कि आप मुझे कंफर्ट भी करने की जरूरत है। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नोटबुक देख सकती हूँ। तो शाओ उसे तुरंत ही देने लगती है और कहती है कि ऑफ कोर्स देख लूं। तो उसकी क्लास मॉनिटर कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे नोट्स कॉपी कर लूंगी। तो शाओ कहती है कि ये मेरे खुद के थॉट प्रोसेस है, तो तुम कॉपी नहीं कर पाओगी। वैसे भी तुम्हारे भी तो खुद के नोट्स होंगे ना। मॉनिटर कहती है कि वैसे सच में कभी कभी तुम्हारे बातें करने का तरीका सुनकर बहुत ही अनोइंग लगता है, लेकिन तुम हो बहुत ही कमाल की। फिर शाओ जब अपने घर आती है तो उसके मॉम डैड ने उसके लिए एक बैनर लगाए होते हैं और यहाँ पर शाओ की मॉम से बता रही होती है कि तुम्हारे डैड अभी ऑटो रिपेयर शॉप में तुम्हारी बस बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए आ रहे हैं।
तो डैड कहते हैं कि इतना भी मत बोलो, मैं तो बस सभी से खुशियां शेयर कर रहा था। तो मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारे कस्टमर को रोक कर उन्हें रिपोर्ट कार्ड का स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। तो डैड कहते हैं कि क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्राउड से फील कर रहा हूँ। उस शाह से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे जितना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि तुम मॉम डैड से कई गुना ज्यादा बेटर हो। तभी इतने में किचन में से खाने की जलने की स्मेल आ रही होती है। तो उसके डैड को याद आता है कि जो वो डिश बना रहे थे वो गैस पर चढ़ी हुई है। तो वो तुरंत भाग कर जाती। फिर शाह जब अपने डैड को वैसे पैकिंग करते हुए देखती है तो वो उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उसके डैड बताते कि लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ कंपटीशन के लिए गई थी ना, तो इस बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो शाह पूछती है कि लेकिन आखिर क्यों। तो उसके डैड कहते हैं कि कहीं तुम नर्वस हो गई तो शाह कहती है कि मैं नर्वस नहीं होंगी। तो उसके डैड कहते हैं कि लेकिन कहीं तुम्हें किसी ने परेशान किया तो शाह कहती है कि डैड मैं मैथ्स कंपटीशन के लिए जा रही हूँ, ना कि फाइट करने। उसके डैड बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है मैंने भी अपने टाइम में कंपटीशन में पार्ट ले चुका हूँ। तो शाह पूछती है कि डैड कैसा कंपटीशन। तो उसके डैड बताते हैं कि आर्म रेसलिंग कंपटीशन। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है, मैं आपको थोड़ी ना रोक सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे लोग मैथ्स कंपटीशन के एग्जाम हॉल के बाहर यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आते। यहाँ पर साफ शाह को इस बारे में बता देती है कि ये उसका एग्जाम होगा और फिर अगर उसने एग्जाम पास कर ली तो ही उसे इंटरव्यू राउंड का मौका मिलेगा। फिर शाह के डैड उसे अच्छे से गुड लक करके उसे अंदर भेज देते हैं और फिर वो यही पर ही बैठ कर सिगरेट स्मोक करने वाले होते हैं। तभी इतने में वो एक आदमी से बात करते हैं जो कि शाह के डैड से भी पूछ रहे होते हैं कि क्या वो भी यहाँ पर अपने बच्चे के कॉम्पिटिशन के लिए है। शाह के डैड भी उनसे हाँ कहते हैं और पूछते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है। तो फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि उनके बेटे का नाम लू है। तो शाह के डैड को याद होता है कि शाह ने उन्हें लू के बारे में बताई थी। तो वो पूछते हैं कि वही लड़का ना जिसने पूरी सिटी के मैथ्स एग्जाम में फर्स्ट आया था। तो यहाँ पर लू के डैड कह रहे होते हैं कि लेकिन अब तो ये स्टेट लेवल एग्जाम है ना, तो देखते हैं इसमें मेरा बेटा क्या करता है। और वो फिर उनसे पूछते हैं कि वैसे आपकी बेटी का नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पर डैड शाह का नाम बताते और उसके स्कूल का नाम बताते तो लू के डैड तो कहते हैं कि मैंने तो ना ये स्कूल का नाम सुना और ना आपकी बेटी का। और फिर वो उन्हें कम लेवल समझते हुए यहाँ से तुरंत ही चले जाते। तो शाह के डैड को भी गुस्सा आती है। वो तुरंत ही शाह की मॉम को कॉल करके बताती कि अगर आज उनकी बेटी फर्स्ट आ गई ना तो वो अपने इंडिया के सारे लोगों को बुलाएंगे और इन बहुत बड़ी पार्टी देंगे। तो मॉम पूछती है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हें किसी ने कम समझा इसलिए तुम्हें उसे गलत प्रूफ करना है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हमारी बेटी बहुत ज्यादा कमाल की है और मुझे यकीन है कि इस बार तो फर्स्ट वही आएगी। फिर जैसे एग्जाम खत्म होता और शाह बाहर आती तो उसके डैड जल्दी से उसे देखकर खुश जाते। वो उसे पानी की बोतल देते हुए उसे पूछना चाहती कि उसका एग्जाम कैसा गया, क्या उसके परफेक्ट स्कोर आने वाली। तो शाह कहती है कि अभी तो मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने सारे प्रॉब्लम को स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन से सॉल्व करी हूँ। उसके डैड उसे कहते हैं कि उससे सबसे स्मार्टेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस उसने सब सॉल्व करी यही काफी है। तो शाह के डैड कभी कभी आपकी बातें बहुत रफ होती है लेकिन सच में आपकी बातों में बहुत सेंस है। और फिर कॉन्टेस्ट वालों की तरफ से शाह के डैड को कॉल आता है और वो उन्हें बताते कि शाह ने एग्जाम पास कर लिए और कल अब उसे इंटरव्यू राउंड के लिए आना है इसी टाइम पर। तो वो खुश होते हैं और जल्दी से फिर शाह को गुड न्यूज बताने लगते हैं कि उसने एग्जाम पास कर दी और अब बस कल इंटरव्यू देने जाना है। फिर नेक्स्ट डे सभी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर लाइन से बैठे होते हैं और तभी यहाँ पर शाह के बाजू में जो लड़का बैठा होता है लू, वो से बात करने लगता है। उसे शाह के बारे में ऑलरेडी पता होता है। तो वो पूछ रहा होता है कि तुम शाह हो ना 11th हाई स्कूल से। फर्स्ट से कल को रिटन एग्जामिनेशन के 6 प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने उसे किस मेथड से सॉल्व करी। तो शाह फिर अपना मेथड बता रही होती तो वो फिर अपना मेथड बताने लगता है कि वो तो उससे ज्यादा डायरेक्ट और इजी था। तो शाह उसे इस बारे में एक्सप्लेन करती है कि मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ आंसर निकालना नहीं होता। फिर में उसे इंटरव्यू राउंड के लिए बुला लिया जाता है। तो शाह अपने अंदर जाती है इंटरव्यू के लिए। 3 प्रोफेसर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिसमें से प्रोफेसर रू उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उसने जो सारी स्टडीज अपनी करी अब तक उसने कोई ट्यूटर नहीं हायर करी बल्कि बचपन से लेकर उसने खुद ही पढ़ाई करी। वो उसे फिर कल के रिटन एग्जामिनेशन के प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में पूछते हैं। तो शाह ने अपने यूज किए हुए मेथड को डिटेल में बताने लगती है। इंटरव्यू जाने के बाद जब शाह बाहर निकलने लगती तो प्रोफेसर जो तुरंत ही उसे बात करने आते और उसकी तारीफ करती कि उन्हें उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा लगा और उन्हें काफी टाइम बाद उसके जैसे इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखे। दिलू भी वही खड़ा होकर शाह की तारीफ सुन रहा होता है और प्रोफेसर जो शाह से पूछती है कि क्या वो नेशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहती है। शाह उस पर हाँ कहती है। तो फिर प्रोफेसर जो से अपने बारे में बताने लगते और अपना कार्ड देते भी कहते कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर है और अगर आगे चलते उसे कभी भी कोई हेल्प देनी हो तो वो उनसे कभी भी बात कर सकती है।
शाओ फिर प्रोफेसर से कार्ड लेते उन्हें थैंक्स कर देती है। जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलती है तो उसकी डैड उसका इंतजार कर रहे होते और वो जल्दी से उसे फेवरेट बन दे रहे होते खाने को और कहने लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना। वैसे तो मैं कंपटीशन में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा एग्जाम के बाद तुम्हें भूख लगी होगी तो वो तुम्हें ये गरम गरम खाने अच्छा लगेगा। शाह अपने डैड को थैंक्स बोलते हुए बंस खाने लगती और उसके डैड से पूछती है कि वैसे आज का इंटरव्यू कैसा गया। तो कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं फर्स्ट आऊंगी। तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ यहाँ स्कूल में अपने टीचर के ऑफिस में होती है और उसके टीचर को अलग अलग रिपोर्टर्स की तरफ से कॉल आ रहा होता है और वो सभी उनकी स्कूल की तरफ से शाओ का इंटरव्यू लेना चाह रहे होते हैं कि पहली बार उनके स्कूल में से किसी स्टूडेंट ने स्टेट लेवल की एग्जाम तक पहुंची है और ऊपर से फर्स्ट भी आई है। फिर यहाँ पे शाओ तो अपने टीचर को मना करती है कि वो कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहती। तो उसके टीचर से समझाती कि अरे ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा, कॉलेज एप्लीकेशन में तुम ये डाल सकोगी। तो शाओ इसका रीजन बता दिया कि मैं नहीं चाहती कि रिपोर्टर्स मेरे घर तक जाए। तो फिर टीचर उसे बताती कि वैसे ये इंटरव्यू स्कूल की तरफ से अरेंज किया गया और प्रिंसिपल ने ऑलरेडी अग्री कर चुके, तो इसलिए इंटरव्यू तो हो गई। तो जैसे ही रिपोर्टर्स यहाँ पहुंचेंगे तो हम यहाँ ऑफिस में तुम्हारा इंटरव्यू करवा लेंगे। तो फिर शाओ मान जाती है। इसके बाद यहाँ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं और वो उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उसके मॉम डैड क्या करते हैं। तो शाओ बताती है कि मेरे डैड ऑटो रिपेयर शॉप चलाते हैं और मेरी मॉम छोटा सा बिजनेस चलाती है। तो फिर रिपोर्टर पूछती है कि फिर आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट करते? तो शाओ कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते। तो फिर रिपोर्टर ये उससे पूछती है कि वो लोग कैसे डैड का उसे सपोर्ट करते। तो शाओ बताती है कि उन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा फ्रीडम दी है। फिर देखते हैं कि शाओ की मॉम फोन में उसका इंटरव्यू देख रही होती है और वो पब्लिक कमेंट्स भी पढ़ रही होती है जिसमें सभी लोग लिख रहे होते हैं कि क्या फायदा है इसकी अच्छी ग्रेड होने का, इसके पेरेंट्स के पास तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है और इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा टेरिबल है और वैसे भी ये हर वक्त ऑटो रिपेयर शॉप में रहती होगी तो इसके ऊपर से कितनी ज्यादा ऑयल की स्मेल आती होगी और ऐसे में ये लड़की पढ़ाई भी कैसे कर पाती होगी। कुछ कह रहे होते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड इतना खराब है तो ये थोड़ी ना आगे जा पाएगी। तो मांग गुस्से में ये फिर फोन को रख देती है और कहती है कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं कि हमारा कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। जब मैं यंग थी तो मैंने भी एक कंपटीशन में सर्टिफिकेट लाई थी। तभी यहाँ पर शाह हो जाती है और उनसे पूछती है कि कौन सा सर्टिफिकेट। तो उसकी मॉम बताती है कि शूटिंग का, उन्होंने 10 शॉट्स में से 8 शॉट हिट करी थी। शाह कहती है कि मॉम ये सर्टिफिकेट नहीं है बल्कि कार्निवल टिकट है। फिर रात में शाह जो अपने रूम से निकल रही होती है तो देखती है कि उसकी मॉम अकेले बैठकर अपना सर्टिफिकेट देख रही है और बहुत ही अपसेट है। तो सोचती है कि कुछ बातें हैं जो उसकी मॉम कभी बोलती नहीं है लेकिन वो सच में बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। फिर शाह बताती है कि अब स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन खत्म हो गया और अब वो वापस से अपने स्कूल की स्टडी में बिजी हो चुकी है। अब तो शाह की मॉम कॉल पर अपनी फ्रेंड्स को गेम खेलने के लिए मना कर देती है कि अब वो उन्हें ऑनलाइन इनवाइट करे और शाह में बताती है कि अब उसके पेरेंट्स उसकी स्टडीज की और भी ज्यादा केयर करने लगे। और फिर शाह को एक फेमस हाई स्कूल की तरफ से एडमिशन का एक्सेप्टेंस लेटर आया होता है जिसे देखकर उसके डैड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाह की जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो उसे घर में मिलने के लिए आते हैं और से वो मना रहे होते हैं कि ये स्कूल उसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज देंगे तो वो आगे भी उनके स्कूल में पढ़े। तो शाह कहती है कि लेकिन स्कूल में बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है और इसलिए वो कोई और स्कूल जाएगी। तो प्रिंसिपल इस चीज को एक्सेप्ट करते और कहते हैं कि हमारी स्कूल को तुम नहीं मिलने वाली हो तो इसमें हमारा ही लॉस है। और फिर वो अपसेट होते हुए जा रहे होती तो शाह के डैड कहती कि प्रिंसिपल आप फिक्र मत करिए, मेरी बेटी कोई और स्कूल भी जाएगी तो भी वो आपकी 11th हाई स्कूल को कभी नहीं भूलेगी। फिर प्रिंसिपल चले जाते हैं और यहाँ पर शाह अपनी मॉम डैड के साथ खाना खाने बैठती है। तभी यहाँ पर शाह के डैड उसकी मॉम से इस बारे में पूछ रहे होते कि शाह अब जो न्यू हाई स्कूल में जाने वाली है ये नॉर्थ एक्सपेरिमेंटल स्कूल, क्या इसका तुमने नाम सुनी हो। तो फिर मॉम बता रही होती है क्या यार हमने स्कूल के बच्चों के साथ फाइट करी थी और हमने उन्हें हरा दी थी। डैड कहते हैं कि जाने दो, अब तुम स्कूल में इस बारे में कभी बोलना मत। तो मॉम कहती है कि तुमने मुझे स्टूपिड समझा जो मैं इस बारे में वहाँ पे बोलूंगी। फिर फाइनली हाई स्कूल के दिन स्टार्ट हो जाते हैं और शाह जब अपनी हाई स्कूल गई होती है तो उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें छोड़ने नहीं है। तो शाह उस बारे में याद करती है कि उसके डैड उसे छोड़ने के लिए जब घर से निकल रहे थे तो उसकी मॉम ने उन्हें रोक ली थी कि लास्ट टाइम उन्होंने शाह को स्कूल छोड़ने जाने के लिए जो मोटरसाइकिल लेकर गए थे वो कैसे बीच रास्ते में खराब हो गई थी और शाह को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी थी। इसलिए उसकी मॉम ने साफ कह दी थी कि वो बेकार मोटरसाइकिल से तुम शाह को स्कूल नहीं लेके जाओगे। शाह जब गेट के अंदर जाने के लिए लाइन लगाती है तो यहाँ पर एक लड़की से बात करने लगती है कि वो ग्रेड 10 और क्लास 1 में। तो शाह भी उसे हैंडशेक करती है और अपना नाम बताती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम ही शाह हो ना जो कि स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस आई थी। तो शाह कहती है क्या।
फिर वो लड़की कहती है कि लेकिन तुम ऐसी लगती नहीं हो जैसे टॉपर स्टूडेंट होते, वो तो ऐसे मोटे मोटे चश्मे लगाकर ऐसे बिखरे हुए बाल लेकर घूम रहे होते। तो शाओ कहती है कि ये बस सभी को लगता है, ऐसा होता नहीं है। फिर वो लड़की बताती है कि वैसे हमारे क्लास में एक और लड़का जिसे तुम पहले से कंपटीशन की वजह से जानती होंगी, उसका नाम लू है। असल में वो अपने मिडिल स्कूल से डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है और वो हमारे स्कूल का सबसे फेमस लड़का है भी। तभी तुम्हें वो इशारा करके दिखाती है कि देखो लू आ रहा है। फिर लू यहाँ पर आकर शाओ से बात करने लगता है और कहता है कि हम फिर मिलते। वो एडमिट करता है कि लास्ट टाइम जो उसने उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड बताई थी अपना वाला, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने बाद में जब रिडीट किया तो उसे ये समझ आया, तो वो भी मान गया होता है कि शाओ सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और फिर वो अपना क्लास के लिए चला जाता है। ये सब देखकर ये लड़की सूजी काफी शौक होती है और वो शाओ से कहने लगती है जो इसने खुद आकर तुमसे बात किया। तुम्हें बताए लू से बात करने के लिए सारी लड़कियों की लाइन लगी पड़ी होती है, पर ये सभी को इग्नोर करके चला जाता है। तो शाओ इसका रीजन बताती है कि वो सिर्फ मैथ्स की वजह से मुझसे बात करने आया था। ये सुनकर सूजी को भी अजीब लग रहा होता है। शाओ कहती है कि तुम ही सोचो, वो मुझसे हाय हेलो करने के बजाय मैथ्स के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने आया था। तो लड़की सूजी भी मान जाती है कि सच में तुम जैसे टॉपर लोगों को समझना कितना मुश्किल है। फिर सभी स्टूडेंट जब क्लास में आ जाते हैं तो टीचर आकर सभी को बता रहे होते हैं कि क्लास 1 में सभी का वेलकम है। अब इस क्लास में सिटी हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप 50 आने वाले सारे स्टूडेंट्स हैं और तुम में से एक तो स्टेट चैंपियनशिप के विनर है। और वो सभी को शाओ के बारे में बताने लगते हैं। तो सभी पीछे मुड़ के उसे देख के नजर जाते हैं। तब यहाँ टीचर सभी को क्लास में समझा रहे होते हैं कि इस क्लास में अब कोई भी पास्ट रिजल्ट को नहीं दिखेगा बल्कि फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देगा। वो सभी को टेक्स्ट को खोलने बोलते हैं। तब यहाँ पर एक लड़की शाओ को देख रही होती है तो शाओ से देखकर सोचती है कि मुझे उसके बारे में पता है, वो यून है जो कि सिटी की एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेकंड आई थी और ये बस मुझसे 4 पॉइंट से पीछे थी। फिर जब ये क्लास खत्म होती है तो यहाँ पर यूनो से बात करने आती है और पूछती है कि तुम शाओ हो ना और तुम 11th हाई स्कूल से यहाँ ट्रांसफर होके आई हो। तो शाओ कहती है क्या हो। यून कहती है कि वैसे 11th हाई स्कूल में तो एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन के लिए ट्यूटर भी नहीं था, फिर भी ऐसे स्कूल में पढ़ते भी तुम पूरे स्टेट में फर्स्ट आई, तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। तो शाओ से थैंक्स बोलती है। यून कहती है कि आपसे हम लोग टच में रहते हैं। ऐसा बोलकर वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है। फिर इसी के साथ ही 1 महीना बीत जाता है और शाओ में बताती है कि 1 महीने में वो अपने इस नए स्कूल के स्टडी फीस को भी एडजस्ट कर चुकी है। और अभी उसके यहाँ पर आने के बाद पहले एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस शुरू होते हैं जिसमें यून ही फर्स्ट आई होती है। तो वो तो बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि शाओ सेकेंड आई होती है। शाओ फिर अपने मार्क्स वगैरह चेक कर रही होती है कि वो यून से पीछे बस 2 मार्क्स की कमी की वजह से। तब यहाँ पर शाओ को सूजी इस बारे में बताने लगती है कि अभी क्लास में सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास जो स्टेट चैंपियनशिप की विनर प्लेस है वो कोई इतनी भी ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि तुम फर्स्ट नहीं आ पाई। शाओ कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं इस बार हारी हूँ तो हारी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर फर्स्ट आऊंगी। तो सूजी पूछती है कि तुम गुस्सा नहीं हुई। शाओ कहती है कि गुस्सा होना टाइम को वेस्ट करना होगा और मैं उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ ताकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम तो फर्स्ट आ सकूँ। तो सूजी कहती है कि सच में तुम तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। तब यहाँ पर कुछ लड़कियां तो यून की तारीफ करने में लगी होती है और कहती है कि तुम तो देखो फर्स्ट आई हो और शाओ तो तुमसे हारी गई। वो सिर्फ मैथ्स में अच्छी है तो क्या हुआ, बाकी सब्जेक्ट में तो वो तुमसे पीछे हो गई। वो बस आधे दिन से पढ़ाई करती है और तुम्हारी तरह थोड़ी ना है वो। तो यून कहती है कि ऐसा मत बोलो, आखिर वो मेरी बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटर है, मुझे यकीन नहीं कि धीरे है वो मुझे कैचअप कर लेगी। तो भी लड़कियां यून की तारीफें करते हुए कहती है कि लेकिन तुम तो उससे ज्यादा बेटर हो। तो यून अपनी तारीफें सुनकर खुशी हुई होती है और ये सब सुनकर सूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो शाओ से कहती है कि ये यून जानबूझ के तुम्हारी बुराई कर रही है। शाओ अपना स्टडी पे फोकस करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे ट्रेड्स इसका जवाब दे देंगे। तो सूजी कहती है कि लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे रोज रोज गुस्सा आ रही है। तो शाओ से समझाती है कि गॉसिप करने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपना टाइम स्टडी पे लगाएं। तो फिर सूजी को भी समझ आता है कि तुम सही कह रही हो। और फिर शाओ में बताती है कि कैसे 2 पॉइंट से हारने के बाद वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी कमजोरी को नोटिस करी कि वो जिस सब्जेक्ट में उससे पीछे रह गई थी उसने वो कैसे अपनी वीकनेस को कम कर सकती और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है। वो देर रात बैठ के पढ़ाई करती है और बाकी सब्जेक्ट्स की भी डिटेल टू डिटेल स्टडी करती है और इस तरीके से वो पूरा फोकस अपना स्टडी के ऊपर लगा देती है और साइलेंटली नेक्स्ट आने वाले मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है। फिर जब फाइनली मिड टर्म एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो टीचर आकर क्लास में अनाउंस करती है कि इस बार जो क्लास में फर्स्ट आई है वो शाओ है। ये सुनकर तो यून शॉक हो रही होती है और टीचर बता रहे होते हैं कि शाओ ने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में ही परफेक्ट स्कोर लेकर आई है और उसके टोटल सब्जेक्ट के स्कोर हैं 739। तो सभी स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह जाती है सुनकर
और टीचर रियान शौक की तारीफ करते हुए कहती कि सभी को उससे कुछ सीखना चाहिए। तो यूं को दयान गुस्सा आ रही होती है। सैयद शाह अपनी क्लास रिव्यू के बाहर जाती है और अपने डैड को कॉल करके ये गुड न्यूज बताने लगती है कि वो मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट आई है और उसकी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर्स है। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहती है कि अरे आप कुछ एक्साइटमेंट तो दिखाओ कि आपको अच्छा ही लगा। तो उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी फर्स्ट प्लेस आई है, तो इसमें कौन सी एक्साइटेड होने वाली बात है, ये तो एक्सपेक्टेड ही था। तब यहाँ पर शाह को आवाज आ रही होती है जो उसके डैड के जो सारे फ्रेंड्स है वो उसके फर्स्ट आने की खुशी में फायर क्रैकर जलाने की बात कर रहे होते हैं। फिर शाह जैसी कॉल रखती है और वो वापस से क्लास में आती है। तो यहाँ पर उसकी डेस्क के नीचे एक बड़े से नोट में लिखा होता है ये शाह के डैड एक क्रिमिनल है और एक बार जेल हो चुकी है। और शाह देखती है कि ये किसी ने जो इंटरनेट पोस्ट डाला है उसकी कॉपी। शाह का शक हो रहा होता है कि ये काम यूं का ही है क्योंकि वो साइलेंटली बैठकर सिजल देख रही थी। फिर यहाँ क्लास की सारी लड़कियां अपने फोन में इसी पोस्ट को पढ़ते हुए शाह को देख ली होती है और वो लोग हंसते हुए फिर आपस में ग्रुप चैट में बातें करने लगते हैं। और शाह को भी यहाँ ग्रुप चैट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसमें सभी लोग कह रहे होते कि तभी तो इतनी शांत रहती क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है। उसने क्या सोची थी कि वो मैथ में अच्छी हो जाएगी तो उसका फैमिली बैकग्राउंड सीख जाएगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हम इसकी क्लोज नहीं गए, इस लड़की के पास जाने नहीं बैठ सकते ना। तो कुछ कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पेरेंट्स की बेटी को हमारे स्कूल वालों ने एक्सेप्ट कैसे करी। शायद ऐसा पढ़ के भी कुछ भी इन लोगों को बोलती रही है और वो टीचर के ऑफिस में जाती है उनसे बात करने के लिए। टीचर उनसे पूछती कि तुमने जो सारे कमेंट्स छोड़ी तुम इस बारे में क्या सोचती हो, कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है। तो शाह कहती है कि शायद मैं जानती हूँ कि वो कौन है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ और वैसे भी ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो टीचर कहते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों, सोचो अगर ये रूमर्स बढ़ जाती है तो फिर जो तुम्हारा नेशनल कॉन्टेस्ट रिकमेंडेशन है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो शाह बताती है कि टीचर 10 साल पहले मेरे डैड की किसी के साथ फाइट हुई थी और इन सब में उन्हें जेल हुई थी और ये चीज सच है तो सच को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तो टीचर कहते हैं कि लेकिन इस बात का कोई भी फायदा उठाकर तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। शाह कहती है कि उनका मैटर है। टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि इसका असर तुम पे पड़ेगा। तो शाह बताती है कि उसे इन सब चीजों से बिल्कुल डर नहीं है। तो टीचर भी मान जाते हैं कि अब तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ तुम उनमें से सबसे ज्यादा टफ हो। तो शाह बताती है कि शायद मैं अपने डैड के ऊपर दी हूँ। टीचर फिर से बता रहे होते हैं कि नेशनल कॉन्टेस्ट एग्जामिनेशन जल्दी आने वाला है तो तुम फिक्र मत करो, इन सारे रूमर्स को मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तुम बस अपना स्टडी पे फोकस रखो। शाह ने टीचर को पूरा यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगी और अपने स्टडी पे ही फोकस करेगी। और फिर रोने कहती है कि अब मैं जाती हूँ। फिर जैसे ही वो ऑफिस से निकल कर यहाँ बाहर आती है तो 3 लड़कियां उसे देखती उसके साइड में से चली जाती है जो कि असल में उसकी क्लासमेट से। शाह सोचती है कि वो दूसरे उसे कैसे देखते हैं इस चीज को बिल्कुल नहीं रोक सकती है, लेकिन हाँ आखिर में वो लोग क्या चीज याद करेंगी इस चीज को वो बिल्कुल डिसाइड कर सकती है। फिर उसके बाद शाह जब अपना अकेले पढ़ाई कर रही होती है तो यहाँ पर प्रोफेसर जोर से देखकर उसे पूछती है कि उसकी नेशनल कंपटीशन की तैयारी कैसे चल रही है। तो बताती है कि नॉट बैड। तब यहाँ पर प्रोफेसर उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर वो इसे लेकर अच्छे से मेहनत करेगी एग्जाम के लिए तो उसे कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। और वो उसे कहते हैं कि तुम बस अब अपने आप को स्ट्रेस मत देना, खुद पे बिलीव रखना, तुम जरूर कर लोगी। और बस याद रखना कि नेशनल कंपटीशन इतना भी इजी नहीं है, माना तुमने स्टेट लेवल कंपटीशन में फर्स्ट आ गई थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसमें भी आ जाओगी, तुम्हें अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी होगी। और फिर ये सब बनकर प्रोफेसर जो जब जा रहे होते तब यहाँ पर लू प्रोफेसर को हेलो बोलते हैं और वो फिर चले जाते हैं। फिर लू इस बारे में शाह से पूछने लगता है कि प्रोफेसर में फैक्ट्री सेट पेपर दी। तो शाह बताती है क्या आती है नेशनल कंपटीशन के लिए मेरी तैयारी हो जाए, इस फैक्ट्री सेट में सारी टॉपिक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज है। तो लू बताता है कि असल में प्रोफेसर जो मेरे भी कोच है। तो शाह कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, वो जो उन्होंने बताया नहीं थी। तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, तो मैं ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कॉन्टेस्ट में तो एग्जाम के रिजल्ट जवाब देती। शाह कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ पेपर शेयर भी करूंगी। तो लू कहता है कि मुझे पता है तुम नहीं करोगी। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो लू कहता है कि क्योंकि तुम वैसी टाइप की नहीं हो और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद शाह प्रोफेसर जो के दिए वे सारे एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर दी होती और फिर वो सिलेक्शन एग्जाम के लिए जाती है जो कि बहुत ही स्मूथली जाता है। और वो बताती है कि वो और लू दोनों स्टेट में फर्स्ट और सेकंड प्लेस आते हैं। फिर छुट्टी में शाह अपने मॉम डैड के घर गई होती है और जैसी वो घर के अंदर एंटर करती है तभी उसके मॉम डैड उसे सरप्राइज देते हैं और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती कि वो अपने सिलेक्शन में पास हो के आई है और वो फिर उसके लिए अच्छे से डिनर प्रिपेयर करके रखी होती है। तो शाह बहुत ज्यादा खुश होती है कि उन लोगों ने उसका फेवरेट खाना बनाया। फिर वो खाना एंजॉय कर रही होती
और उसके डैड फिर उसे बताने लगते हैं कि जो टैटू पार्लर है वहाँ पर अब टैटू रिमूवल भी स्टार्ट होती है। तो वो और उसकी मॉम कल जाएंगे अपना टैटू रिमूव करवाने के लिए। तो वो पूछती है कि आप लोग रिमूव क्यों करवा रहे हैं। फिर शाओ की मामा से इस बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे क्लासमेट्स को तुम्हारे डैड और मेरे बारे में सब क्या पता लग गया कि हम लोग कैसी फाइट्स किया करती थी। तो शाओ कहती है कि हाँ नहीं पता। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या फिर तुम्हारे क्लासमेट्स हमारे बारे में बात करते हैं। शाओ कहती है क्या। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताई। उसके डैड भी पूछते हैं कि तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं बताई। तो शाओ कहती है कि मैंने आप दोनों को इसलिए नहीं बताई ताकि फिर आप लोग स्कूल में जाके सीन क्रिएट करती। वो अपनी मॉम से कहती है कि आपसे क्यों मत करूं, जब मैं नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाऊंगी ना तो फिर उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा। तो उसकी मॉम फिर उसे कहने लगती है कि सॉरी मैंने तुम्हें लेट डाउन कर दी। तो कहती है कि मॉम आप इमोशनल मत हो, ये आपका स्टाइल नहीं है। फिर शाओ की मॉम अपसेट हो होती है। तो शाओ अपनी मॉम और डैड दोनों से कहती है कि मॉम डैड क्योंकि लोग मेरे बारे में ये सब रूमर बना रहे तो इस वजह से आप लोग अपना टैटू रिमूव करवाने का सोच रहे। तो डैड कहते हैं कि पहले लोग हमारे बारे में कुछ भी बोलते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अब तो हमारी प्यारी बेटी गोल्ड मेडल जीतने वाली है तो हम तुम्हारे फ्यूचर को ऐसे खराब थोड़ी ना होने दे सकते। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे मॉम डैड के बारे में ऐसी बातें करें तो तुम्हें एम्बैरेसिंग फील होना पड़ जाए। तो शाओ कहती है कि आप दोनों की वजह से मैं कभी भी एम्बैरेस नहीं फील करी हूँ। वो कहती है कि हाँ पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है लेकिन सच में आप बुरे थोड़ी ना और ना आप लोगों ने कुछ गलत किया। तो आप लोगों को ये सारी रूमर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और इन सब की वजह से अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं बचपन से लेकर आप लोगों को टैटू के साथ देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो अगर अब आप लोग अचानक से टैटू रिमूव कर लोगे तो फिर मुझे पक्का आदत नहीं होगी। तो उसकी मॉम काफी मुश्किल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छे से स्ट्रीट टॉक करना आता है। फिर डैड कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम बोलो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। और फिर यहाँ पर शाओ की मॉम से कह रही होती है कि तुम बस आगे बढ़ो और अगर कोई तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करता है तो मॉम डैड है ना, हम लोग हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करें। और फिर डैड भी कहने लगते क्या तुम्हारी मॉम जैसे कह रही है वैसे सुनो, तुम बस आगे बढ़ो और तुम्हारी मॉम सब हैंडल कर लेगी। तो मॉम जब उन्हें गुस्से में देखती तो कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी दूं और फिर तीनों मिलकर साथ में चीयर्स करते हैं। नेक्स्ट डे शाओ अपने स्कूल आ जाती है और यहाँ पर एक लड़की उसे कांग्रेचुलेट कर रही होती है कि कैसे वो फर्स्ट आई है और नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो गई है। और फिर और भी कुछ लड़कियां पर उसकी तारीफ करने लगती है कि सच में तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम स्कूल के एकेडमिक में भी फर्स्ट आई हो और उस मैथ्स के कॉन्टेस्ट में भी। तभी हम देखते हैं कि यून यहाँ पर शाओ की तारीफ सुनते हैं बहुत अकेले में गुस्सा हो रही होती है और सुजी खुश होकर कहने लगती है कि अब यून तुमसे पीछे हो गई, मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो शाओ कहती है कि ये तो बस सिलेक्शन डाउन था, पहले तो मैं टीचर क्लास में आते और वो एक अनाउंसमेंट बता रहे होते कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ताकि कंट्री के नेशनल टीम की फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो जितने भी सारे स्टेट टीम मेंबर्स हैं उन्हें नेक्स्ट वीक ही स्टेट कैपिटल जाने के लिए निकलना होगा। तो हमारी क्लास से शाओ और लू जाने वाले, तो उन लोग से कह रहे थे कि वो लोग टाइम पर पहुंच जाए। फिर शाओ जब नेशनल टीम कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचती है तो यहाँ पर एक लड़की उससे आकर मिल रही होती है और उसे बताती है कि मेरा नाम मी है। और वो भी शाओ के बारे में पहले से ही जानती होती है क्योंकि उसने उसका एग्जाम पेपर देखी हुई थी। वो उसकी तारीफ करती कि उसका जो स्टेट कंपटीशन में एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया था और उसे जो मेथड यूज कर रही थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो उसे बहुत पसंद आया। लेकिन वो बताती है कि नेशनल टीम कंपटीशन में और भी टॉप स्टूडेंट्स हैं जो कि तुमसे भी ज्यादा अच्छे, तो तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। तभी तुम्हें यहाँ पर लोग भी आकर मिल रहे होते हैं। तो ये कहती है कि अच्छा स्टेट कॉन्टेस्ट के फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस दोनों ही आ चुके हैं। फिर लुइस बार भी शाओ से पूछा होता है कि वो नर्वस हो रही है कि नहीं। तो शाओ कहती है कि हाँ थोड़ा सा, और वो उसके बारे में पूछती है तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। शाओ कहती है कि झूठ मत बोलो, तो वो मान जाता है कि हाँ थोड़ा सा वो भी नर्वस है। शाओ पूछती है कि क्या तुम भी अभी आए हो, तो बताता है कि हाँ आधे घंटे पहले, और मैं और बाकी लोग मिलकर कुछ मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो आ जाओ तुम भी साथ में मिलकर करो। फिर जब क्लास में जाते हैं तो देखते हैं कि मियाँ बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करी होती है और वो सभी से उनके ओपिनियन पूछ रही होती है कि क्या इस सॉल्यूशन का उन लोग के पास कोई और तरीका है। वो मेनली शाओ से पूछती है कि तुम होती तो तुम कैसे सॉल्व करती। वो उसे पेन दे रही होती है तो शाओ कहती है कि इसे पेन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वो डायरेक्ट यहाँ पर लॉजिक लगाते हुए उसे सॉल्व करते हुए डायरेक्ट आंसर बताती है। तो मियाँ को भी शाओ का मेथड बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो कहती है कि सच में इसमें मैं तुमसे हार मानती हूँ, तुमने बहुत अच्छा करी हूँ, पर हाँ हर बारी ऐसे सॉल्व करने से तुम्हारा इंटेंशन राइट नहीं हो सकते। तभी यहाँ पर लोग कहता है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहूंगा, और फिर वो यहाँ पर बहुत ही इजी वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका एक अपना खुद का ही तरीका होता है जिसे देखकर मियाँ और शाओ दोनों इम्प्रेस होते हैं। और फिर तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि वो लोग फ्री टाइम में वापस से स्टडी के लिए साथ में बैठ सकते हैं और उसके पास कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स हैं, उन्हें वो लोग साथ में मिलकर सॉल्व कर सकते हैं।
फिर इसके बाद सारे स्टूडेंट साथ में मिलकर बहुत सारी स्टडीज में लग जाते। शाह भी सोच रही थी कि इस बार बिल्कुल भी इजी नहीं है, वो ऐसे स्टूडेंट से मिल रही है जिनके माइंड भी उसकी तरह ही बहुत ही तेज है। और फिर शाह रोज साथ में बैठकर एक्स्ट्रा वर्क करते और एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते और एक दूसरे को देते चेक करने के लिए। और फिर जो भी दोनों की मिस्टेक्स होती है वो एक दूसरे को समझा रहे होते। फिर शाह जब यहाँ से निकल रही होती है अपना बैग पैक करके, तो लूशो बताता है कि उसने अपने डैड से बोलकर अब्रॉड से एक बुक मंगाया और इसमें वो सारी मैथ्स प्रॉब्लम से जिनमें वो वीक है, तो इससे अगर वो स्टडी करेगी तो वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी। शाह ये देखकर खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है। तो लूशो बताता है कि अगर उसे इस कॉन्टेस्ट में गोल्ड मेडल जीतना है तो वो इस टॉपिक पर भी वीक नहीं हो सकती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करे। तो शाह कहती है कि लेकिन तुम्हारा क्या? तो लू बताता है कि वो भी गोल्ड मेडल के लिए मेहनत कर रहा है। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो शाह कहती है कि इसका ये मतलब है कि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। तो लू कहता है कि हाँ, तभी तो अब ये कॉन्टेस्ट बोरिंग नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैंप का लास्ट दिया जाता है और टीचर यहाँ पर सभी को कह रही होती कि आज हुए उनका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं। उन्होंने बोर्ड पे एक प्रॉब्लम लिखी है, सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कोई भी चीज चेक करो, बस इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करके दिखाएगा मुझे ये देखना है, तुम लोग कितना आगे जा सकते हो। तो शाह फिर शॉक लेकर बोर्ड पे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहती है, पर सॉल्व करते हुए उसे समझ आता है कि जितना सर ने टाइम दिया 3 घंटे को उसमें वो अकेले नहीं कर पाएगी। पर फिर मिया और लू भी आ जाते हैं और वो दोनों भी उसके साथ मिलकर बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर तीनों मिलकर बहुत ही तेजी में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं जिसका बहुत ही बड़ा इक्वेशन वाला आंसर होता है। और जब ये लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं और सारे स्टूडेंट्स को भी ताली बजाने बोलते हैं। फिर लू शाह से कह रहा होता है कि उसका जो मेथड था वो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग था इस बार। तो शाह कहती है कि लेकिन अगर मैंने वो मेथड ना यूज करी होती तो फिर तुम आगे कैसे जाते। फिर प्रोफेसर इन लोग से कहते हैं कि आज का मेन मकसद ये नहीं था कि कौन पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, बल्कि ये था कि तुम तीनों ने कितने अच्छे से टीम वर्क करके अपने आप को प्रूव किया। ये तीनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि अब हम लोग नेशनल कंपटीशन वाले दिन मिलते हैं, इस कंपटीशन के लिए वो लोग बहुत ही अच्छे से फेयरली फाइट करेंगे। और तीनों ही कहते हैं कि वो लोग फिर नेशनल टीम में शामिल होके रहेंगे। फिर एग्जाम वाला डे आ जाता है और जब शाह क्वेश्चन पेपर पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि 6 के 6 प्रॉब्लम्स उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है। और जो लास्ट वाला है 6th वन, वो तो उसका फेवरेट कंस्ट्रक्शन मेथड वाला है जिसमें वो एक्सपर्ट है। फिर वो अच्छे से अपना पेपर सबसे पहले सॉल्व कर लेती है और टीचर को सबमिट कर दी। जब वो बाहर निकलती है तो लू भी अपना पेपर सबमिट करके आ जाता है। क्या लू को दिखकर आवाज आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो बताते क्या, और वो अपना अल्जेब्रा मेथड बताते हैं। तो शाह कहती है कि लेकिन अगर तुम कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करते तो ज्यादा बेटर होता। लोग कहते हैं कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा मेथड मेरे से ज्यादा बेटर है। तो शाह कहती है कि शायद मुझे लगता है। तो लूशी कहते हैं कि फिर तो हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। अभी के यहाँ प्रोफेसर सो आते हैं और इन दोनों से बता रहे होते हैं कि कल एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे और जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए भेजा जाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, शाह, लू और बाकी और 2 स्टूडेंट्स को सभी समझा रहे होते हैं कि उन सभी का गोल्ड मेडल होना चाहिए, तो उन्हें और अच्छे से मेहनत करना है। फिर इसके बाद सभी यहाँ से जाने लगते हैं और शाह को यहाँ पर लू की दी हुई बुक में एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि नेशनल एग्जाम के लिए गुड लक, इस साल का मैथ्स तुम्हारी वजह से इंटरेस्टिंग हो पाया, तो मुझे बहुत खुशी है। फिर नेक्स्ट डे फाइनली रिजल्ट आउट हो जाती है और सारे लोग फिर जब रैंकिंग देख रहे होते हैं तो एक ही लड़की का परफेक्ट स्कोर होता है और वो कोई और निशा होती है। और सभी लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं कि इतने सालों में किसी की भी परफेक्ट स्कोर नहीं है, अगर किसी का आया था तो वो 9 साल पहले था और अब आज है। फिर शाह यहाँ से जाने लगती है तो मिया उसे रोकती है और उसे पूछती है कि क्या उसने 6 प्रॉब्लम को भी डिकंस्ट्रक्शन मेथड के साथ सॉल्व कर दी थी। शाह कहती है क्या, तो मिया से कहती है कि मैंने सुनी कि जजेस भी कह रही थी कि तुमने जो मेथड यूज करी वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से भी ज्यादा बेटर था। फिर इसके बाद लू यहाँ पर शाह को कांग्रेट्स करने आता है जो उसने परफेक्ट स्कोर लाई है और वो से जीतती है। तो शाह कहती है कि अभी तो बस रिटन टेस्ट है, अभी हमारा ओरल डिफेंस टेस्ट तो बचा है। तो लू कहता है कि तुम तो जानती हो ना कि रिटन टेस्ट में परफेक्ट स्कोर लाने के बाद अब तुम ओरल टेस्ट में बस कुछ मेजर मिस्टेक नहीं करोगी तो गोल्ड मेडल तो तुम्हारा ही होगा। शाह पूछती है कि लेकिन तुम्हारा क्या, तो लू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिल्वर मेडल के लिए ट्राई करूंगा। और फिर वो उसकी तारीफ करता है कि वैसे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन मेथड काफी ज्यादा अच्छा है और मैं एडमिट करता हूँ कि मेरे अल्जेब्रा मेथड से वो ज्यादा बेटर है। और मैं ये भी मानता हूँ कि पिछले आधे साल से मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन आज मुझे बिलीव हो गया। तो शाह पूछती है कि क्या फिर तुम्हें अब डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, तो लू कहता है कि बिल्कुल नहीं,
मुझे अब ये समझ आ रहा है कि कहाँ पर मेरी कमी हो रही थी। शाओ फिर रुको उसकी दी हुई बुक के लिए थैंक यू बोल रही होती है। तो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारी वो कोई काम किया। तो शाओ कहती है कि सिर्फ काम किया नहीं बल्कि बहुत काम किया और उस बुक से मुझे आगे का रास्ता मिला। फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यू राउंड में इंटरव्यूअर शाओ से इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्या उसने पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स को सॉल्व करी थी जो कि फ्रेंच स्कूल में पढ़ाए गए। तो वो बताती है कि हाँ। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि लेकिन फ्रेंच तुम्हें समझी कैसे। तो शाओ बताती है कि उसने उस पेपर को सॉल्व करने के लिए पहले फ्रेंच सीखी। ये सुनकर वो लोग काफी शौक होते हैं और पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो। तो शाओ बताती है कि 18 ईयर्स। तो फिर तीनों ही जजेस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर उसके बाद शाओ जब बाहर आती है तो प्रोफेसर वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है उन जजेस ने क्या किया तुम्हारे रिटन टेस्ट के साथ। शाओ कहती है कि क्या। तो प्रोफेसर बताते हैं कि उन लोगों ने तुम्हारे रिटन टेस्ट को कॉपी करा। शाओ ये सुनकर खुश होती है कि यानी उन लोगों को मेरे सॉल्यूशन में वैल्यू नजर आया। तो प्रोफेसर उसकी तारीफ करते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटिशन ही नहीं तुम तो बहुत आगे जाओगी जितना हम सभी नहीं इमेजिन नहीं करेंगे। फिर शाओ इतनी खुश होती कि वो सोचती है कि उसे रोना आ रहा है लेकिन वो रो नहीं सकती नहीं तो फिर वो कितनी अनकूल लगेगी। फिर वो प्रोफेसर से कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना है। फिर शाओ अपने मॉम डैड को कॉल लगाकर उन्हें बताती कि उसका ओरल टेस्ट हो चुका है। तो ये सुनकर वो लोग जल्दी से पूछते हैं क्या ये कैसा गया। तो शाओ खुशी होकर बताती है कि परफेक्ट स्कोर। तो ये सुनकर उसके मॉम डैड दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से कहने लगते हैं कि फाइट क्रैक कर लो। और शाओ को भी फिर आवाज आ रही होती है कि वो लोग तो वहाँ पार्टी करने लगे। इसके बाद शाओ लू के साथ स्टेज पर जाती है और ये लोग अपना गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल रिसीव कर रहे होते हैं। और यहाँ पर होस्ट तो ये भी बता रहा होता है कि शाओ जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है उसके सॉल्यूशन इतने ज्यादा पसंद है कि वो लोग उसे मुख में भी डालने वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पे। और ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है क्योंकि ऐसा नेशनल हिस्ट्री में 3rd टाइम हो रहा है। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब ये सब सहना उसका वर्थ ही था। फिर वो अपने जब स्कूल में आती है तो स्कूल की प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स बाहर खड़े होते हैं उसका वेलकम करने के लिए। और प्रिंसिपल यहाँ पर शाओ को फ्लावर बकेट देते हैं और उसे कहते हैं उसने उनके स्कूल को बहुत ज्यादा इज्जत दिलाई है। तो वो उसे स्पीच देने बोलते हैं। तो शाओ फिर अपनी स्पीच स्टार्ट करती है कि आज मैं 2 चीज कहना चाहूंगी। पहले तो ये कि मैं स्कूल को बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी कि इस स्कूल के प्लेटफॉर्म की वजह से मैं इतने ऊंचाई तक पहुंच पाई, नहीं तो फिर बिना स्कूल की हेल्प की वजह से मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट इसके लिए ताली बजाते। और फिर शाओ दूसरी चीज कहती कि मेरे डैड का नाम मिस्टर जियांग यू और मेरी मॉम का नाम मिस सोफी है। और मेरे मॉम डैड कोई फैंसी बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन हाँ उन लोगों ने मुझे एक चीज सिखाया है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड हम बोले तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर बैकबोन होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्लास के स्टूडेंट्स और यहाँ पर उसकी स्पीच सुन रही होती है और फिर प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को जाने बोल देते हैं। फिर सूजी शाओ के पास आकर उसकी तारीफ करती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। फिर लोग जब साथ में जा रही होती है तो यून शाओ को रोकती है। शाओ फिर इस फ्लावर बुकेट को अपनी फ्रेंड सूजी को देती है कि तुम इसे लेकर जाओ। और फिर यून शाओ के सामने एक्सेप्ट करती है कि उसके डैड के बारे में जो पोस्ट ऑनलाइन डाला हुआ था वो असल में उसके डैड ने डाले थे। वो बताती है कि ये मेरे डैड को जब इस बारे में पता चला कि तुम फर्स्ट आ गई हो तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पता लगवाया और उन्होंने ये सब कर दिया। और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतने सालों से मैं हर चीज में सबसे आगे थी और मेरे लिए मेरे डैड ने इतने सारे ट्यूटर्स हायर किए थे, इसी कंट्री के सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव ट्यूटर्स थे। पर तुम्हें तो आज तक किसी ने भी ट्यूटर नहीं किया और तुम इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी और हर चीज में मुझसे बेटर थी। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो सच में ऐसी सोच रखने पर ही मैं बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग थी। और फिर मुझे भी लगा कि जब तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सभी को पता लग जाएगा तो तुम उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगोगी सबको। शाओ कहती है कि तो फिर तो यनुषा बताती है कि मैंने फिर एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुमने तो शांति से ये सबको भी फेस कर ली और तुम तो उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव निकली जितनी मैंने सोची नहीं थी। तुम्हारे ग्रेड्स ने तुम्हें खुद ही प्रूव कर दिए और सभी को चुप करा दिए। और इससे वो अपनी तरफ से उसे सॉरी कह रही होती है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया। शाओ से फिर बताती है कि जब वो फर्स्ट सेमेस्टर स्कूल में आई थी और केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था और उसमें यून ने बहुत ज्यादा अच्छा करी थी और वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही थी जो शाओ खुद नहीं कर पा रही थी। तो यून बताती है कि उस टाइम पे मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी और मैं बस अपनी स्टडी कर रही थी। तो शाओ पर इस बारे में यून को बताती है कि ये मैं जानती हूँ, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपना टाइम गलत चीजों में लगा दी, तुम गलत रास्ते चली गई, तुमने अपने टाइम और एनर्जी को दूसरे लोगों के ऊपर वेस्ट कर दी। इसलिए अब तुम यहाँ से वापस जाने के बाद ये अच्छे से सोचना कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। अगर तुम फिर भी मुझे हराना चाहो
तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहना। लेकिन हाँ, अगर तुम खुद को बेटर बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। और फिर ये एडवाइस देने के बाद शाह वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद शाह अपनी मॉम डैड के घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि वो लोग यहाँ पर है नहीं। उसे अपने डैड के फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में और उनकी इमरजेंसी सर्जरी चल रही है। असल में उन्हें थोड़ी चोट लग गई है और फ्रैक्चर भी हो गया है, तो इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। तो शाह फिर यहाँ से भागते हुए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और अपनी मॉम को ऐसे अफसर दिखकर पूछती है कि मॉम क्या हुआ है। तो उसकी मॉम तो उसे गोल्ड मेडल जीतने के लिए पहले कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है। शाह कहती है कि डैड को क्या हुआ है। तो शाह के डैड के फ्रेंड उसे इस बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उसे एक बंदा परेशान कर रहा था और उसके डैड ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे से फाइट कर लिए और उसके सर पे बॉटल फोड़ दी। तो फिर वो अपने साथ और लोगों को लेकर आ गया और उसके डैड को मारने लग गया, पर उन्होंने फाइट बैक नहीं करे। तो शाह सोच रही होती है कि इससे पहले भी जो उसने अपने डैड के फाइटिंग इंसिडेंट के बारे में सुनी थी, उसके डैड ने 50 लोगों को मार गिराए थे, वो भी एक के बाद एक। उसे इतना पता होता है कि उसके डैड इतने कमजोर नहीं है जो ऐसे मार खा के सहते थे, लेकिन उन्होंने इस बार ये जानबूझ किया जो उन्होंने फाइट बैक नहीं किया। फिर सर्जरी के बाद शाह अपने डैड को देखने अंदर जाती है तो उसके डैड उसे देखकर खुश होते और कहते हैं कि तुम गोल्ड मेडल जीत के आ गई। तो शान से गुस्से में पूछती है कि आखिर आपने फाइट बैक क्यों नहीं करे। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि अचानक से वो बंदा मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे मौका ही नहीं मिला उसे रिटर्न में मारने का। शाह कहती है कि डैड आपका झूठ पकड़ा दिया, मुझे याद है आप जब यंग थे तो आपने बताया था कि आप एक बार में 3 बंदों को मार गिराते थे और कोई भी आपको मारने के लिए नजदीक नहीं आ पाता था। तो आखिर इस बार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खड़े रह गए और आप कुछ कर ही नहीं पाए और वो बंदा आपको मारता गया। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं पहले फाइट करता था लेकिन अब मैं दोबारा कभी फाइट नहीं करूंगा। शाह कहती है क्या किटू। तो उसके डैड कहते हैं कि अब तुम नेशनल टीम ज्वाइन कर रही हो और अब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं और अगर ऐसे में मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ट्रबल में हो। मैं दूसरों को मेरा यूज करके तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी होने नहीं दे सकता। तो शाह ने समझा दिए कि सिलेक्शन रिजल्ट के ऊपर होता है और आपकी कोई भी हरकत की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं फिर भी कोई गड़बड़ी नहीं होने रिस्क लूं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम कंट्री के लिए भी गोल्ड मेडल लो और मैं इसके लिए कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला। कम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करेंगे। ऐसे बोलते हुए वो रोने लग जाते। तभी यहाँ पर शाह की मॉम भी आ जाती है और उसकी डैड से कहती है कि अब तुम्हारा हो गया। तो वो हंसने लगते हैं कि हाँ अब मेरी स्पीच खत्म है। तो शाह की मॉम यहाँ पर रोते हुए उनकी तारीफ करती है कि वैसे इस बार तुम रियल मैन की तरह लग रहे थे। तो शाह भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि पहली बार उसने अपनी मॉम को अपने डैड की इस बात पे तारीफ करते हुए देखी कि उन्होंने फाइट नहीं करे। फिर शाह की मॉम उसे गुस्से में कहती है कि अब तुमने अपने डैड को देख लेना और अब उनसे मिल भी लियो, तो अब तुम वापस जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। तो शाह कहती है कि लेकिन मॉम, फिर उसकी मॉम उसे समझा देती है कि कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तुम्हारे डैड ने इसलिए नहीं मारता है ताकि तुम यहाँ पर उनके लिए सॉरी फील करो और उन्हें ऐसे इसलिए किया ताकि तुम और आगे बढ़ो। तो इसलिए अब जाओ और उन सभी जीनियस लोगों को बैटल ग्राउंड में हरा के आओ। फिर शाह यहाँ से वापस स्कूल आ जाती और उसके टीचर जब उसे इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए नेशनल टीम में ज्वाइन किया जा रहा है तो क्या वो उसके लिए तैयार है। तो शाह कहती है कि हाँ मैं पूरी तैयार हूँ। तो फिर टीचर कहते हैं कि लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए तुम्हें 2 महीने के लिए कैपिटल सिटी जाना पड़ेगा और अभी तो तुम्हारी हाई स्कूल की स्टडीज भी चल रही है। तो शाह बताती है कि असल में उसने अपने हाई स्कूल की स्टडीज की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जिस सुनकर टीचर शौक होते हैं। तो शाह बताती है कि असल में कॉन्टेस्ट के टाइम पर दिन के टाइम पर वो कॉन्टेस्ट के लिए स्टडी करती थी और रात में वो अपनी टेक्स्ट बुक्स की स्टडी करती थी। तो उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें सोने मिलता था। तो शाह कहती है कि हाँ मैं 4 से 5 घंटा सोने के लिए मैनेज कर लेती थी। तो ये सुनकर तो टीचर और भी शौक होते और शाह खुश होती है और वो भी बताती है कि फिर ये न्यूज स्कूल से बाहर निकल दी और फिर सिटी से बाहर निकल दी और उसके डैड तक भी पहुंची। यहाँ पर उसके डैड को उनके फ्रेंड्स अगर गुड न्यूज बता रहे होते कि शाह को अब नेशनल टीम में ज्वाइन कर लिया गया और अब वो इंटरनेशनल मैच कॉम्पिटिशन कर जाएगी और अब की वाला कॉम्पिटिशन अब्रॉड होने वाला है। तो शाह के डैडी सारी न्यूज सुनकर खुश हो रहे होते। फिर शाह जब छुट्टियों में अपने घर गई होती है तो शाह देख रही थी कि उसकी गोल्ड मेडल जीतने वाला फोटो उन्होंने फ्रेम बना के रखी और शाह की मॉम बता रही होती कि पता है तुम्हारी जीतने की खुशी में कितना ज्यादा ड्रिंक कर रहे थे और इतनी खुशी में रो भी रहे थे। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने रोना था। मॉम बताती है कि वैसे सिर्फ रोया ही नहीं, इन्होंने इतने सारे फायर क्रैकर भी जलाए कि सारे नेबरहुड को परेशान करके आन दिया। अब पूछती है कि फिर उन लोगों ने चिल्लाए नहीं। तो उसकी मॉम बताती है कि नहीं, जब हमने उन्हें बताया कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जाने वाले हो तो सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उल्टा तुम्हारे डैड को और एक्स्ट्रा 2 ड्रिंक की बोतल दे दी।
तो शाओ सोचती कि सच में उसकी फैमिली उसे हमेशा बहुत ही सरप्राइज करती है। फिर शाओ की माँ उसे एक नेकलेस पहनाती है और बताती है कि ये गुड लक वाली नेकलेस है जो उसकी ग्रैंडमा ने उन्हें दी थी। और शाओ की डैड उसे बहुत सारे पैसे दे रही होती कि उसे आगे कुछ भी खरीदना होगा तो वो इससे खर्च कर सकती है। शाओ से लेने से मना कर रही होती है कि वो इतने पैसे क्या करेगी। तो भी उसके डैड उसके लगेज में डाल देते और वो लोग उसको अच्छे से बैग पैक करके उसे कंपटीशन के लिए जाने को गुड लक कर देते। और फिर शाओ जब सिटी कैपिटल जाने के लिए बस पकड़ती है तो उसे पता लगता है कि लू भी यहाँ सेम बस में है। तो वो कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो लू बताता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, मुझे पता था कि तुम इसी बस से ट्रेवल करने वाली हो, इसलिए मैंने सोचा कि अकेले जाना कितना बोरिंग होगा, तो इसलिए तुम्हारे साथ जाओ। और फिर वो उसे खाने के लिए बंस भी देता और कहता है कि मुझे पता था कि तुम आने वाली हो तो इसलिए तुम्हारे लिए भी लाया। शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद ये लोग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं जहाँ पर प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं और उन्हें वो समझा देते हैं कि इस बार वो लोग कंट्री की टीम के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं, तो इसलिए अब ये कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा हार्ड हो चुका है और उन सभी में से सिर्फ 6 स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें मिया फर्स्ट आती है, शाओ सेकंड और लू थर्ड। तो शाओ को ये भी समझ आता है कि मिया भी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर तीनों मिलकर साथ में स्टडीज करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शाओ जो पेपर सॉल्व करती है उसमें वो प्रोफेसर से भी हेल्प लेनी चाहती है और वो नहीं भी बताती है कि असल में प्रोफेसर जो थे वो उसके ट्यूटर थे। तो ये सुनकर प्रोफेसर इवन उसे बताते हैं कि असल में प्रोफेसर जो है वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। शाओ ये सुनकर और भी ज्यादा खुश होती है और प्रोफेसर इवन फिर उसे एक बुक देती है जिससे उसे आगे को कुछ सीखने मिलेगा। शाओ लू और मिया के साथ मिलकर स्टडी करती है और फिर फाइनल एग्जाम आ जाता है जिसमें इन लोग का सिलेक्शन होगा। शाओ जब इस पेपर को देखती है तो उसे 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी लगते हैं, पर लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही यूनिक होता है जिसके बारे में वो फिर काफी सोचती है। तभी उसे अपने डैड की ऑटो रिपेयर शॉप के बारे में सोचते हुए कुछ आइडिया आता है और वो डिसाइड करती है कि अगर उसे कोई मेथड समझ नहीं आ रहा है तो वो खुद का एक मेथड बनाएगी और इस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेती है। फिर एग्जाम के बाद लू इस बारे में शाओ से पूछता है कि तुमने सभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, लास्ट वाला तो मुझे आया ही नहीं और मैंने और मिया ने दोनों नहीं छोड़ दिए। तो शाओ बताती है कि लास्ट वाले का तो उसने सॉल्यूशन खुद क्रिएट करी है। तो वो काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे कहता है कि पहले मुझे लगा था कि हम सभी सेम काइंड है, लेकिन नहीं, तुम सबसे बहुत ही डिफरेंट हो और तुम बहुत ही इम्प्रेसिव हो। शाओ कहती है कि अभी इतनी भी जल्दी भी नहीं है, अभी रिजल्ट तो आ जाने दो। फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट वाला डे होता है और शाओ फर्स्ट आई होती है, लू सेकंड और मिया थर्ड। इस तरीके से ये लोग नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर शाओ अपने पेरेंट्स को कॉल करके गुड न्यूज सुना देती है कि अब वो लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर शाओ की जो पूरी टीम होती है यानी लू, मिया और बाकी और 3 स्टूडेंट के साथ वो सभी अपना बेस्ट देने की तैयारी करते हैं और फिर फाइनली शाओ ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी जीत जाती है। और फिर जब वो फाइनली अपने कंट्री लौटती है तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स नेबरहुड के सारे लोगों के साथ मिलकर उसका वेलकम करते हैं और सभी उसके लिए बहुत सारे ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाओ को स्कूल आना पड़ता है और उसके टीचर को यहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू के लिए कॉल आ रही होती है और उसका एक फेमस यूनिवर्सिटी के लिए सामने से ही इन्विटेशन आता है। और रिपोर्टर जब उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है तो वो ये सब के बारे में उसे बहुत क्वेश्चन करती है कि उसे कैसा लग रहा है कि इतनी फेमस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुए और जब उसे लगता है कि उसकी सक्सेस को कोई और भी कॉपी करके आगे बढ़ सकता है तो शाओ कहती कि नहीं, क्योंकि सभी के रास्ते बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मेरा तो ऐसा था कि जब भी मुझे कोई कहता था कि मैं वो चीज नहीं कर सकती हूँ तो मुझे अपने रिजल्ट से प्रूव करना होता था कि वो गलत है। तो फिर रिपोर्टर से पूछती है कि क्या फैमिली बैकग्राउंड ने तुम्हें अफेक्ट किया है, तो शाओ बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स से एक ही चीज सीखी है कि कोई फॉल बैक ना होना एक टैलेंट है। रिपोर्टर क्या पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो शाओ से समझाती है कि इसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है इसलिए वो कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकती है। तो रिपोर्टर से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं। शाओ कहती कि बिल्कुल नहीं, और ये तो मेरे आगे बढ़ने के लिए फ्यूल था। वो भी बताती कि उससे ये सोची थी कि अगर वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी फिर शाओ का जो गोल्ड मेडल वाला सर्टिफिकेट होता है वो उसके डैड उसे घर में फ्रेम बना के लगा देते हैं, तो कोई ना उसके बारे में बैक मौत कर पाएगा ना उसके पेरेंट्स के बारे में। उसके डैड और उसकी मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर शाओ को जब ये पता लगता है कि उसके डैड ने स्मोकिंग भी क्विट कर दी तो वो उनसे इस बारे में पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो पहले बहाना बना रहे होते हैं कि अब उसका इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो काफी लोग यहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए, तो कहती है कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो फिर वो बताते हैं कि ये उन्होंने उसके लिए करने, तब फिर वो तुरंत ही कुकिंग करने चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ की यूनिवर्सिटी का टाइम आ जाता है और उसकी मॉम डैड फिर उसे छोड़ने के लिए लेकर जाते। जब ये लोग रजिस्ट्रेशन के लिए शाओ का नाम बताते तो आसपास के सारे लोग शाओ का नाम सुनते उसे देखने लग जाते और जो कॉलेज के प्रिंसिपल है प्रोफेसर इवन वो भी जल्दी से शाओ को पिक करने पहुंचते हैं और बताते हैं कि वो कब से उसका इंतजार कर रहे थे
वो यहाँ पर वो उसके मॉम-डैड से भी हैंडशेक करते और उनसे शाओ की तारीफ करते। फिर इसके बाद शाओ अपना लगेज लेकर अंदर जा रही होती है और उसके मॉम-डैड उसे गुड लक विश कर देते हैं। तभी शाओ को लू का मैसेज आता है और वो बताता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुका है और वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो फिर वो उसे मिलने जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मैथ से ठीक रहोगे पर तुमने फिजिक्स चुन ली। तो फिर वो इसका रीजन बताता है कि वो फिजिक्स में ज्यादा अच्छे और ऐसे वो लोग एक दूसरे को और भी कम्पीट कर पाएंगे। शाओ कहती है कि अच्छा तो जीनियस लू ने अपना फील्ड चेंज कर लिए ताकि मुझसे कंपटीशन करते रहे। तो लू कहता है कि मैथ्स में तो मैं तुमसे हार गया लेकिन मुझे यकीन है कि फिजिक्स से अब मुझे मेरा न्यू गोल मिल चुका है। तो चलो हम लोग शर्त लगाते हैं कि 5 साल में कौन अपना ज्यादा नाम बनाएगा और इंटरनेशनल जर्नल में कौन टॉप पर रहेगा, मैं या तुम। उसे कह देते हैं कि जो भी शर्त हारेगा वो जीतने वाले बंदे को जिंदगी भर के लिए खाना खिलाएगा। तो शाओ हंसने लगती है कि तुमने तो सब पहले से प्लान कर रखी हो और फिर शाओ बताती है कि उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ तो अब स्टार्ट हुई है और सीधे साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।